सूरज डूबे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, फिर भी पहाड़ों पर अजीब सा अंधेरा फैल चुका था और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक जर्जर ऑटो धीमी रफ्तार से रेंग रहा था, जिसकी हेडलाइट धुंध को चीर नहीं पा रही थी। पीछे बैठी तारा चुपचाप बाहर देख रही थी, जहां धुंध में पेड़ पत्थर साए जैसे लग रहे थे और ठंडी हवा के बीच सफर बेवजह भारी महसूस हो रहा था। तभी ऑटो अचानक झटके के साथ रुक गया और उस गहरी खामोशी में तारा की सांसें साफ सुनाई देने लगीं। ड्राइवर ने अचानक पीछे की ओर नजर डाली। उसके चेहरे पर फैली घबराहट छिपाई नहीं छिप रही थी। उंगलियां हैंडल पर जमी हुई थीं, जैसे छोड़ते ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा सकता। सूरज ढलते ही इस जंगल का रास्ता बदल जाता है। यहाँ रात में किसी का आना जाना ठीक नहीं माना जाता। कई बार लोग गए हैं और लौटकर नहीं आए। मेरा ऑटो भी आगे बढ़ने से जैसे डर रहा है। आप चाहें तो यहीं उतर जाइए, क्योंकि इससे आगे जाना मेरे बस की बात नहीं है। भैया, आप यहीं क्यों रोक रहे हैं? लोगों ने तो कहा था कि गांव अभी 3 किलोमीटर दूर है। मैं अकेली हूँ, चारों तरफ जंगल है, धुंध और अंधेरा फैल चुका है। इतनी रात में यहाँ उतरना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। इस सन्नाटे में खड़े रहना भी मुझे अजीब सा डराने लगा है। अब उसके चेहरे पर फैली दहशत साफ दिख रही थी। वह बिना कुछ बोले सामने की ओर संकेत करने लगा। उसकी निगाहों में नरमी नहीं थी, बल्कि ऐसा संदेश छुपा था जो आगे बढ़ने से मना कर रहा हो। अंधेरी घाटी, नाम सुनते ही लोग चौंक जाते हैं बहन जी। आप देख रही हैं ना सामने वो बड़ा सा पीपल का पेड़? बस वहीं से उस घाटी के गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। दिन में भी कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता, और आप रात में वहां जाने की बात कर रही हैं। मैं साफ कह देता हूं, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वहां कुछ ठीक नहीं है, तभी तो आज तक कोई उधर जाना नहीं चाहता। लेकिन भैया, आपने खुद कहा कि गांव अभी 3 किलोमीटर दूर है। क्या मैं इतनी दूर अकेले पैदल चलूं? अगर रास्ता इतना ही खतरनाक है तो लोग वहां रहते कैसे हैं? आखिर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? क्या वहां पहले कभी कुछ हुआ है, या आपने किसी को वहां छोड़कर कुछ अजीब होते देखा है? डर की वजह तो बताइए। यूं बिना कारण मुझे जंगल में उतार देना तो सही नहीं है। बहन जी, अगर आगे सिर्फ सुनसान रास्ता होता या जंगल का खतरा होता तो मैं चल भी देता। जंगल से हमें डर नहीं लगता, लेकिन वहां जो है वो जमीन पर नहीं रहता। दिन ढलते ही पानी के आसपास जाग जाता है। उसे रास्ता नहीं रोकता, उसे अंधेरा नहीं रोकता। जो भी आगे बढ़ा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए मुझसे मत कहिए कि मैं उस तरफ जाऊं। तारा ने खुद को समझाया कि या तो ड्राइवर बेवजह डर का माहौल बना रहा है, या फिर यह इस इलाके की पुरानी मान्यताएं हैं। उसने किसी तरह की तकरार से बचना बेहतर समझा। तारा ने अपना पर्स कंधे पर टांगा और चुपचाप ऑटो से उतर गई। ठीक है भैया, बहस का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आगे नहीं जा सकते तो मैं खुद ही रास्ता देख लूंगी। शायद ये यहाँ की पुरानी बातें हों और डर को ज्यादा बढ़ा दिया गया हो। गांव पास ही होगा, मैं पैदल निकल जाती हूँ। ड्राइवर ने एक पल भी जाया नहीं किया। उसने ऑटो को तेजी से मोड़ा और ऐसे भागा जैसे यहां रुकना उसकी जान पर बना था। कुछ ही सेकंड में इंजन की आवाज धुंध और अंधेरे याग में घुलकर खत्म हो गई। अब उस सुनसान जगह पर सिर्फ तारा रह गई थी। सामने फैला घना जंगल और चारों ओर पसरा सन्नाटा इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। ठंड शरीर में इस कदर उतर चुकी थी कि तारा के हाथ सुन्न पड़ने लगे। उसने अपने पर्स से टॉर्च निकाली और रोशनी करते हुए आगे बढ़ गई। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, झाड़ियों और कांटों से भरा। दोनों ओर आसमान को छूते पेड़ खड़े थे। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी आहट उसके साथ साथ चल रही है। पत्तों की सरसराहट उसके कदमों की नकल कर रही थी। डर को काबू में रखने के लिए तारा धीमी आवाज में खुद से ही बातें करने लगी। शांत रहो तारा, ये बस जंगल है। अंधेरा और ठंड मिलकर दिमाग पर असर डाल रहे हैं। हर आवाज़ किसी के पीछे चलने की नहीं होती। पत्ते हैं, हवा है, बस यही सब है। गांव ज़्यादा दूर नहीं होगा, बस थोड़ा और चलना है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो महसूस हो रहा है वो सच नहीं भी हो सकता।
तारा, तुझे सिर्फ अपने भाई को ढूंढना है और उसे गांव से चले जाना है। तारा इस सुनसान रास्ते पर यूं ही नहीं भटक रही थी। वह अपने छोटे भाई आरव की तलाश में अंधेरी घाट जा रही थी। आरव पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री रिसर्चर था जो रहस्यमय जगहों और लोक कथाओं पर काम करता था। 2 महीने पहले वह इसी इलाके में एक रिसर्च के सिलसिले में आया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। आखिरी बार जब उसने तारा से बात की थी, उसकी आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी। उसने घबराते हुए कहा था, दीदी, यहाँ का वो पुराना तालाब मैंने देख लिया है। लगता है जैसे कोई मुझे वहाँ बुला रहा हो। उसके बाद से आरव का फ़ोन कभी चालू नहीं हुआ। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाई की खामोशी ने तारा को खुद यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद धुंध कुछ हल्की होने लगी। तभी उसे सामने पहाड़ियों के बीच टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दी, जो शायद अंधेरी घाट के घरों से आ रही थीं। थोड़ी और दूरी तय करने पर गांव का प्रवेश द्वार सामने आ गया। वहां एक पुराना झुका हुआ लकड़ी का बोर्ड लगा था। उस पर लिखी इबारत पढ़ते ही तारा के कदम ठिठक गए। अंधेरी घाट में जो आया वो वापस नहीं गया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ी, हवा में एक सड़ी हुई सी गंध भर गई। गीली लकड़ी, पुराने फूल और नमी की भारी बदबू। गांव के घर मिट्टी से बने थे, हर दरवाजा अंदर से बंद। खिड़कियों से बस हल्की पीली रोशनी छन रही थी। गलियां बिल्कुल वीरान थीं, ना किसी इंसान की आवाज, ना किसी जानवर की हलचल। घड़ी में शाम के 7:30 बज रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा था मानो आधी रात गुजर चुकी हो। आमतौर पर इस वक्त गांव की चौपाल गुलजार रहती है, पर अंधेरी घाट में सिर्फ कब्रिस्तान जैसी खामोशी पसरी थी। थोड़ा आगे बढ़कर तारा एक घर के सामने रुकी। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है क्या? दरवाज़ा खोल दीजिए। मैं बाहर से आई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मैं अपने भाई आरव को ढूंढ रही हूँ। वो कुछ समय पहले यहाँ रिसर्च के सिलसिले में आया था और फिर लौटकर नहीं गया। अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हो तो कृपया मुझे बता दीजिए। मैं अकेली हूँ और यहाँ ज़्यादा देर रुकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, फिर भी तारा को साफ एहसास हुआ कि दरवाजे के ठीक पीछे कोई मौजूद है जो सांस थामे उसकी हर बात सुन रहा है। कोई भी बाहर नहीं आया। वह चुपचाप आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक घर की चौखट पर झुकी हुई एक बुजुर्ग औरत बैठी दिखाई दी। तारा उसके पास पहुंची और धीरे से बोली, राम राम दादी, मेरा नाम तारा है। मैं बाहर से आई हूँ और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। रास्ता लंबा और सुनसान है। रात भी काफ़ी हो चुकी है। अकेली होने की वजह से आगे जाना ठीक नहीं लग रहा। अगर संभव हो तो क्या मुझे यहाँ कहीं रात भर रुकने की थोड़ी सी जगह मिल सकती है? बुजुर्ग औरत ने बहुत धीमे से चेहरा उठाया। उम्र ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें छोड़ दी थीं और उसकी नजरें दूधिया धुंध में डूबी हुई थीं। उसने बिना पलक झपकाए तारा को ऐसे परखा मानो वह उसे नहीं बल्कि उसके इरादों को देख रही हो। बेटी, यहाँ से वापस चली जाओ। ये जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी है। जो यहाँ आया है वो चैन से नहीं रहा। रात गहराने से पहले लौट जाना ही समझदारी है, वरना ये घाटी किसी को नहीं छोड़ती है। दादी, मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। मेरा छोटा भाई आरव यहीं कहीं खो गया है और उसी की तलाश मुझे यहाँ तक ले आई है। 2 महीने से उसका कोई पता नहीं है। जब तक उसे ढूंढ नहीं लेती मैं लौट नहीं सकती, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना। जैसे ही तारा ने अपने भाई आरव का जिक्र किया, उस नाम का असर तुरंत दिखा। बुजुर्ग औरत चौंक कर उठ खड़ी हुई और बेचैनी भरी आवाज में तारा से बोल पड़ी, क्या कहा तुमने? आरव? कुछ दिन पहले एक लड़का कैमरा लेकर इस गांव में घूम रहा था। हर चीज के बारे में पूछता रहता था, तस्वीरें खींचता था। क्या वो ही तुम्हारा भाई है? हाँ दादी, वही मेरा भाई।
वापस चली जाओ। ये जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी है। जो यहाँ आया है वो चैन से नहीं रहा। रात गहराने से पहले लौट जाना ही समझदारी है, वरना ये घाटी किसी को नहीं छोड़ती है। दादी, मैं चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। मेरा छोटा भाई आरव यहीं कहीं खो गया है और उसी की तलाश मुझे यहाँ तक ले आई है। 2 महीने से उसका कोई पता नहीं है। जब तक उसे ढूंढ नहीं लेती मैं लौट नहीं सकती, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना। जैसे ही तारा ने अपने भाई आरव का जिक्र किया, उस नाम का असर तुरंत दिखा। बुजुर्ग औरत चौंक कर उठ खड़ी हुई और बेचैनी भरी आवाज में तारा से बोल पड़ी। क्या कहा तुमने? आरव? कुछ दिन पहले एक लड़का कैमरा लेकर इस गांव में घूम रहा था। हर चीज के बारे में पूछता रहता था, तस्वीरें खींचता था। क्या वो ही तुम्हारा भाई है? हाँ दादी, वही मेरा भाई है। वही यहाँ रिसर्च के लिए आया था। प्लीज बताइए वो अब कहाँ है? क्या आप उसे जानते हैं या उसके बारे में कुछ जानती हैं? वह औरत घबराई हुई नजरों से इधर उधर झांकने लगी, मानो आसपास की खामोशी भी उसकी बातें पकड़ सकती हो। वो इस घाटी को समझना चाहता था। तुम्हारा भाई वही था। वो अंधेरी घाटी के तालाब की तस्वीर लेना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया, कहा कि अमावस की रात है, उस पानी के पास मत जाना। लेकिन वो हंस पड़ा, बोला कि ये सब अंधविश्वास है। उसने मेरा मजाक उड़ाया, कैमरा उठाया और तालाब की ओर चला गया। उस तालाब का पानी साधारण नहीं है बेटी। वो किसी को डुबोता नहीं, बस चुपचाप शरीर की हर ताकत, हर सांस, हर गर्मी सोख लेता है। जो उसमें उतरता है वो बाहर वैसा नहीं निकलता, या निकलता ही नहीं। बेटी, वो तालाब पानी नहीं है, एक जिंदा चीज है। अंधेरी घाटी का तालाब रात के साथ जागता है, खासकर अमावस को। उसका पानी ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर अंधेरा सांस लेता रहता है। जो वहां जाता है उसे पहले आवाजें सुनाई देती हैं, कभी अपने ही लोगों की, कभी ऐसी पुकार जो दिल के अंदर उतर जाती है। तुम्हारा भाई भी वही आवाज सुनकर खिंचा चला गया था। मैंने देखा था उसकी आंखों में अजीब चमक, जैसे तालाब ने उसे पहले ही अपना बना लिया हो। दादी, जब मेरा भाई वहां गया और फिर वापस नहीं आया तो क्या किसी ने पुलिस को नहीं बताया? क्या कोई उसे ढूंढने नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यूं ही गायब हो जाए? यहाँ कोई पुलिस नहीं आती बेटी। अंधेरी घाटी के मामलों से सब दूर रहते हैं। जो तालाब ने ले लिया उसे इंसानों का कानून नहीं छू सकता। यहाँ बस खामोशी बचती है और इंतजार। तारा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि उम्र के साथ उस औरत की समझ डगमगा गई है और वह बेवजह डर फैला रही है। अब उसकी आंखों से डर उतर चुका था और उसकी जगह एक गहरी बुझी सी उदासी तैर रही थी, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो और कहने को अब शब्द भी न बचे हों। जय दादी, आपकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं अनुमान के आधार पर फैसला नहीं कर सकती। अगर यहाँ कोई तालाब है तो कृपया उसका रास्ता बता दीजिए। मुझे वहाँ खुद जाकर देखना है। जब तक अपनी आंखों से सच नहीं देख लेती मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं अपने भाई को ढूंढने आई। बिटिया, गांव के पूर्व दिशा में ही अंधेरी घाटी का तालाब है, लेकिन आज वहाँ मत जाना। आज नमी ज्यादा है और नमी बढ़ते ही उस तालाब का पानी फैलने लगता है। रात में उसका मिजाज बदल जाता है। आज तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ। सुबह अगर सब ठीक रहा, अगर जिंदा रही, तब चली जाना अंधेरी घाटी के तालाब की तरफ। रात इस जगह के लिए नहीं बनी। जो इसे नहीं समझता वही सबसे पहले खो जाता है। तारा के सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंधेरा गहराता जा रहा था और इस जंगल में अकेले आगे बढ़ना खुद को खतरे में डालने जैसा था। मजबूर होकर उसने उस बुजुर्ग औरत के साथ रुकने का फैसला कर लिया। दोनों साथ साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वे एक छोटे से मकान के सामने पहुंची। उस औरत का नाम चंपा था। घर बेहद सादा था, बस एक कमरा और एक छोटी सी रसोई। चंपा ने तारा के सामने सादा खाना परोसा, रोटी और सब्जी। लालटेन की मध्यम रोशनी में दोनों आमने सामने बैठी थीं और बाहर फैली खामोशी और भी भारी लग रही थी।
दादी माँ, आपने जिस काली घाटी तालाब का जिक्र किया उसका असली किस्सा क्या है? मैं उसे समझना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा गांव उससे दूर रहने लगा? बिटिया, आज जो तालाब पानी काला और सड़ा हुआ दिखता है वो पहले ऐसा नहीं था। बहुत बरस पहले उसका पानी सफ़ेद कांच की तरह साफ हुआ करता था। लोग उसी पानी से खेती करते थे, जानवर उस पानी को पीते थे और गांव खुशहाल था। फिर अचानक सब बदल कैसे गया दादी माँ? 1 साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। तब गांव के तांत्रिक अघोरी नाथ ने कहा कि तालाब रुष्ट हो गया है और उसे बलि चाहिए। पहले जानवरों की बलि दी गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने कहा अब मनुष्य की बलि चाहिए। मनुष्य की? गांव वाले मान गए? अंधविश्वास में डूबे लोग कुछ भी मान लेते हैं बिटिया। गांव के भोले भाले लोगों ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उन्होंने एक अनाथ लड़की को चुना जिसका कोई नहीं था, जो किसी को याद नहीं आती। उसे उसी तालाब में फेंक दिया गया। वो बच्ची बहुत देर तक तड़पती रही। उसकी आवाज़ें आज भी उस पानी में बसी हैं। और तभी तालाब का पानी काला हो गया? हाँ, उसी रात आसमान फट पड़ा, लेकिन वो बारिश पानी की नहीं थी, काले तेजाबी कीचड़ जैसी थी। तालाब उफंड पड़ा और उसका रंग हमेशा के लिए बदल गया। कहते हैं उस बच्ची की आत्मा उसी पानी में बंध गई। वो कभी बाहर नहीं जा सकी, आज भी अकेली है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो दूसरों को अपनी ओर खींच लेती है। हाँ बिटिया, जो भी उस तालाब के पास जाता है उसे लगता है कोई उसे बुला रहा है। कभी माँ की आवाज़, कभी किसी अपने की। वो बच्ची अकेली नहीं रहना चाहती, इसलिए दूसरों को अपने साथ नीचे खींच लेती है, उसी काली गहराई में। तारा आमतौर पर ऐसी बातों को कल्पना समझकर टाल देती थी, मगर चंपा की आवाज़ और उसके शब्दों में ऐसा यकीन छुपा था जिसने तारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। दादी माँ, मुझे अब भी लगता है कि ये सब अंधविश्वासों की बातें हैं। मेरा भाई समझदार है, हो सकता है वो किसी वजह से कहीं रुक गया हो। हर अनहोनी को इन कहानियों से जोड़ देना मुझे ठीक नहीं लगता। बेटी, तुम सब आज के ज़माने के हो, पढ़े लिखे हो, इसलिए इन बातों पर भरोसा नहीं करते। हमने भी कभी नहीं किया था, जब तक अपनी आंखों से सब देख नहीं लिया। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है और ये घाटी रात में किसी को नहीं परखती, बस उसे अपने हिसाब से चुन लेती है। तुम बहुत थक गई हो, आज यहीं सो जाओ। और मेरी एक बात गांठ बांध लो, अगर रात में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आए या कोई तुम्हें पुकारे तो दरवाज़ा मत खोलना। आवाज़ कैसी भी हो, किसी की भी लगे, चाहे वो तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो, सुबह तक इंतज़ार करना, क्योंकि इस घर में रात को जो आवाज़ें आती हैं वे हमेशा वही नहीं होती जो लगती हैं। कुछ समय बाद थकान ने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आधी रात कब बीत गई तारा को पता ही नहीं चला। वह एक पुराने घिसे हुए लिहाफ में सिमटकर फर्श पर लेटी थी और गहरी नींद में डूब चुकी थी। बाहर अंधेरी घाट की रात बेचैन हो उठी थी। जंगल से आती अनजानी आवाजें हवा में घुलने लगी थीं, मानो अंधेरा खुद कुछ होने का संकेत दे रहा हो। और ऐसा लग रहा था जैसे यह रात चुप नहीं रहेगी। रात काफी ढल चुकी थी और घर के भीतर सब कुछ शांत था। तभी अचानक बाहर से एक तेज दस्तक गूंजी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। तारा हड़बड़ाकर जाग गई। खिड़की की ओर से आती वह आहट इतनी साफ थी कि उसकी सांस अटक गई। उसने घबराकर समय देखा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पास ही चारपाई पर चंपा गहरी नींद में डूबी हुई थी और उसके भारी खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। तारा धीरे से उठकर बैठ गई और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनदेखे खतरे को पहले ही महसूस कर चुका हो। इतनी रात में ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है? रात के 2 बजे हैं, इस वक्त कौन आ सकता है? तारा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद बाहर कोई जानवर भटक आया होगा, लेकिन उसी पल अंधेरे से एक आवाज उभरी, पहचानी हुई, फिर भी ऐसी जैसे किसी ने उसे जबरन दबा रखा हो। दीदी, दरवाजा खोल दो, मैं बाहर ही खड़ा हूं। बहुत देर हो गई है, यहां ठंड असहनीय हो रही है। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए हैं, अब और खड़ा नहीं रहा जा रहा। दीदी, जल्दी खोलो। इस गांव में तो रात को कोई बाहर नहीं निकलता, फिर ये आवाज? तारा की रगों में जैसे ठंड दौड़ गई। यह आवाज उसे किसी अजनबी की नहीं लगी। यह तो वही जानी पहचानी पुकार थी, ठीक वैसे ही जैसी बचपन में आरव खेल से लौटकर दरवाजे पर खटखटाया करता था।
वह घबरा कर एक झटके में खड़ी हो गई और अनजाने डर के साथ खिड़की की ओर बढ़ने लगी।